की दुल्हन छत पर अकेली खड़ी थी। उसके लंबे और घने बाल कमर तक आए हुए थे। चेहरे और गर्दन पर लंबी खांचें थीं जिनसे रिसने वाला खून वहीं जमकर खरन की शक्ल इख्तियार कर गया था। वो बेख्याल सी आगे बढ़ी और मुंडेर से लगी जाली के साथ आ रुकी। अब निगाह के सामने हाल चले हुए खेत थे। आवाज़ अचानक तेज़ हुई तो सामने शहर जाने वाली तारकोल की सड़क पर गर्दो गुबार बगोलों की सूरत उड़ता नजर आने लगा। घर की चार दीवारी के बाहर मवेशी बंधे थे। हाल चले खेत में एक आदमी बगल में कपड़े की पोटली दबाए बीज बो रहा था, जबकि सफ़ेद लिबास में बलबूस एक कदावर शख्स मंडर पर खड़ा हाथ उठाकर बीज बोते आदमी से बात कर रहा था। वो कदावर शख्स इस छत पर खड़ी दुल्हन का शौहर था। लड़की की निगाह उस पर पड़ी तो एकदम उसका दिल भर आया और ज़हन पर जैसे कोई हिजानदारी हो गया। वो एकदम चीखी और चीखती चली गई थी। मंडर पर खड़े आदमी ने कदरे चौंकते हुए पलट कर देखा। कुछ देर छत पर खड़ी रोती लड़की को घूरा, फिर तेज़ तेज़ चलता हवेली की जानिब आने लगा और हवेली में दाखिल होकर दौड़ता हुआ लम्हों में वो आदमी छत पर उसके रूबरू था। अबीर, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? हाँ बोलो। उसने करीब आती उसका बाजू कोने से पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया था। वो जैसे होश में आ गई और आंसू से जल-थल आंखों से उसे तकने लगी। क्यों पागल हो रही हो? कैसा लहजा था? कड़ा, बेजार और संगीन। हालांकि कभी यही लहजा शायद टपकाता था। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं थी। नीचे चलो, अब अगर मुझे छत पर नजर आई तो टांगें तोड़ कर रख दूंगा। जारहाना अंदाज में उसे धक्का देकर सीढ़ियों की जानिब लाती हुई तल्खी से बोला। उसके चेहरे पर कोई नरमी या मुलायमत नहीं थी। उसामा, मेरी बात का यकीन करें, आपसे मेरी पहली शादी और मैं बाइस्मत हूँ। आपको उसके फौलादी हाथ के जन्नाटेदार थप्पड़ ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। बकवास बंद रखो अपनी, मैंने तुमसे कोई वजाहत नहीं मांगी, समझी? वो हल्के बल चीखा था। अभी ने गंगा होते हुए फटी आंखों से उसे देखा। वो कुछ नहीं बोल सकी थी। खिड़की का पर्दा हटाकर उसने पटवा किया तो हवा का यख बस्ता झोंका उसके बालों को छूता कमरे में फैल गया। बाहर हर सू बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। बुलंद बाला फाड़ सरू का दराख सड़कों के सुरमईपन को भी बर्फ की सफ़ेद चादर ने ढांप रखा था। फिजा में खामोशी और उदासी का रंग गालिब था। यह उसे महसूस हो रहा था कमरे के आतिशदान में आग रोशन थी, मगर उसके अंदर जैसे कोई ग्लेशियर जमा हुआ था। नया ठिकाना, वो नए लोग और उस पर धोखा। वो जितना सोचती इस कदर मुस्तरब हो जाती थी गो कि वो इस धोखे और फ़रेब का कभी हिस्सा नहीं बनी थी। मगर ज़मीर जिंदा हो तो इसरार अपनों की बदअमाली पर भी नसीब हुआ करता है। मानो उसकी निगाह एकदम एक मंज़र पर ठहर गई। कर भरी यखबस्ता सुबह के मलगजी उजालों में जैसे एकदम सूरज की सुनहरी किरणें हर सू जगमगाने लगी थी। वो जो कोई भी था ट्रैक सूट में सड़क किनारे चलते हुए अचानक गुलाब की कुंज के पास रुक गया था। झुक कर गुलाब की अध खुली कली को तोड़ता हुआ वो उस सारे माहौल में एकदम खूबसूरत इजाफे का सबब बन गया था। कुछ मंजर बिलाशुबा अपने अंदर तिलिस्मी कशिश रखते हैं। वो भी बेखुद इस मंजर में खो गई थी। वो अपने ध्यान में था। गुलाब की अध खुली कली हमरा लिए आगे बढ़ गया। वो तब चौंकी जब हंसी की आवाज़ सुनी। हैरानी से पलटने पर सारा को रूबरू पाकर उसके हल्क तक करवाहट खुल गई थी। बहुत हैंडसम है ना मोहतरम, यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन है। इस मरतबा हमारा शिकार यही होगा। सारी मालूमात ले चुकी हैं। मॉम सीने पर हाथ बांधे सारा बहुत जोश से इत्तला फ्राहम कर रही थी। अबीर का दिल थक से रह गया, बल्कि अना ने तो उस पर अपने हुस्न जहाँ सोच के डोरे भी डालने शुरू कर दिए हैं। अबीर ने होंठ पेंच ली और कोशिश की कि चेहरे से कुछ अख्स ना हो पाए। कुछ काम था तुम्हें मुझसे? उसने नरोटेपन की इंतहा कर दी। जब भी सारा के चेहरे पर तौहीन के एहसास से आग भड़क उठी थी। मॉम का मैसेज है तुम्हारे लिए, इस पढ़ाई अब ख़त्म करो और धंधे में हाथ बटाओ। आजकल वैसे भी बड़ा मंदा चल रहा है। ये तीसरा ठिकाना बदल लिया मगर कोई शिकार नहीं फंसा। तो ये मेरा मसला नहीं है। अभी ने किसी कदर नागवारी कैसे? हाँ, तुम्हारा मसला क्यों होगा? तुम तो बस ऐश करने दुनिया में आई हो। बिकाऊ माल तो हम है ना, पैसा बनाने की मशीन। सारा तनफ़ुर से बोलती चली गई, गोया इस गुनाह आलू ज़िंदगी का एहसास नदामत बनकर उन्हें भी चौके लगाता था। तो ना बनो मशीनें, किसने फ़ोर्स किया? जो कुछ कर रही हो अपनी मर्ज़ी से करती हो, बगैर लगी लिपटी रखे। अभी ने उसे सुनाना शुरू की। सारा को तो जैसे आग लग गई। शट अप, तुम्हें कोई हक़ नहीं पहुँचता मेरी इंसल्ट करने का, समझी? मैं भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। ये अलग बात है कि हकीकत बहुत शर्मनाक है। अबीर के लहजे में न सिर्फ तासुफ़ था बल्कि तज़ीक़ और हक़ारत भी। सारा उसे देखती रह गई। तुम भी कोई शरीफ ज़ादी नहीं हो, इस सिस्टम का हिस्सा हो। चीख पड़ी थी। अबीर का चेहरा धुआं धुआं होकर रह गया। यही बदनसीबी है मेरी, मगर याद रखना मैं तुम्हारी तरह इस गंदगी में नहीं रहूँगी। अबीर ने खुद पुरसुकून रहते हुए भी सारा को आग लगा थी। गुस्से में बेकाबू होती हुई उस पर झपट पड़ी थी। अगले लम्हे दोनों को थम गुत्था हो चुकी थी। उनकी चीखों को सुनने की आवाज़ पर दूसरे कमरे से मॉम, अन्ना और ऐना दौड़ती हुई वहाँ पहुँची थी। इन्हें एक दूसरे को नोचते, घसूरते और गाली देते देख तमाम को सही मानों में धचका लगा था। उन्होंने ऐना और अन्ना के साथ मिलकर बामुश्किल दोनों को एक दूसरे से छुड़ाया। मॉम अन्ना और ऐना को उसे वहाँ से ले जाने का इशारा करके अबीर को घूरने लगी, जिसके बाल खुलकर बिखर चुके थे। चेहरा सुर्ख और आंखों में आंसू थे। ये सब क्या है अबीर?
उनका लहजा बेहद संगीनी रही और तबीर ने महज उन्हें घूरने पर इत्तफा किया और बिखरे बालों को समेट कर बैंड में जकड़ने लगी। माम को उसकी इस हरकत में सरासर अपनी तौहीन महसूस हुई थी। ये लड़की शुरू से अपने अंदाज और अतवार के बायस उन्हें ख़ाइफ करती रही थी। जब भी उन्होंने उसके लिए अपने मखसूस तरीक़ाकार को बदला था वो बहुत ज़हरक और जादीदा थी। अभी जैसी सरकशिर घोड़ी को उन्होंने चाबुक से नहीं प्यार की तपकी से काबू किया था, मगर फिर भी उसके तेवर तीखे और अंदाज नफूस से भरा हुआ रहता था। वो उनमें से किसी से भी खुली मिली नहीं थी। उसने हमेशा अपनी अलग दुनिया बसाई थी। वो पढ़ना चाहती। माम ने पाबंदी नहीं लगाई, मगर आए दिन बदलने वाले ठिकानों की वजह से उन्होंने बड़ी मुश्किल से सही मगर उसकी ज़िद के आगे हार कर ही उस हॉस्टल में छोड़ा था। वो उन्हें हॉस्टल में नहीं आने देती थी। वो अपने अलका अहबाब में उन्हें मिलवाने से क्यों गुरेज़ा थी। वो जानती थी उसका बस चलता तो शायद वो छुट्टियों में भी उनके पास ना आती। क्या पूछा है तुमसे अबीर? आपकी मर्तबा उन्होंने उसे डांटा था। बेहतर होगा आप सारा से पूछ लें। गर्दन पर पड़ने वाली सारा के नाखनों की खराशों को दुपट्टे से सहलाती उसने तल्खी से जवाब दिया, मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहती हूँ। उन्होंने बरहमी से जवाब दिया तो अबीर ने होंठ भेज ली, जबकि वो हनूज़ मुंतज़िर निगाहों से उसे तकती रही थी। अबीर को नाचार ज़ुबान खोल रही हूँ। उसके मुख्तसर तरीन जवाब पर उन्होंने पुरसोच अंदाज में कहा, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात को सुनकर आया? पढ़ाई छोड़ने पर या धंधे में हाथ बिठाने पर? सवाल ऐसा था कि अबीर की गुलाबी रंगत कुछ और भी तह कर अंगारा होने लगी। माम हम जानती हैं मुझे आपका ये तरीका कार पसंद नहीं है। वो किस कदर बेबसी से बोली तो उन्होंने महज सर को इस बात में जम्बिश दी। फिर ये कि मैं आपके साथ शामिल नहीं होना चाहती। उसे मेरी ज़िद समझे या फिर इल्तिजा। अब की बार उसका लहजा मज़ीद मजबूत और दो टोक था। उसके चेहरे पर ठहरी माम की पुरसोच निगाह में तफक्कुर भी उतरा। उसके बावजूद कि ये माशरा तुम्हें तुम्हारी इस बाकी समेत कबूल नहीं करेगा। तुम पर इस घराने की औरत का लेबल लग चुका है। अभी ना करें, मगर मैं मजबूरी में भी गुनाह का रास्ता इख्तियार नहीं करूँगी। वो फिर इस कतियत से कहेगी, फिर क्या करोगी? खुदकुशी? आपकी उनके लहजे में सिर्फ झंझलाहट नहीं थी, तंज भी था। माम बेहतर होगा आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मैं कुछ न कुछ कर लूँ। खुदा बेहतर रास्ता निकालेगा। मोम कुछ देर उसे तकती रहीं, फिर खामोशी से उठकर चलेंगी। माम लुबना फरीदा बेगम वालिदैन की ढेरों औलाद में उनका नंबर आखिरी था और ऐसे बच्चे या तो बहुत ज़्यादा तवज्जो मुस्तहिक होते हैं या फिर तवज्जो मोहब्बत में भी उनका नंबर आखिर में ही आता है। उनके साथ दूसरा मामला हुआ था। जूते, कपड़े, यहाँ तक किताबें तक उन्हें हमेशा बड़े भाई बहनों की इस्तेमाल शुदा ही मिली थी। महदूद आमदनी में इतने बड़े कुंबे की कफालत, बेशुमार अखराजात, कोई एक भी तो ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो देने की और वो पूरी भी हो गई हो। ये मोहब्बत, तवज्जो में कमी और ख्वाहिशात की बेमायगी और तशनगी उनके अंदर कैसी बागी सोचें और ख्यालात जन्म दे चुकी हैं, वालिदैन को अंदाज़ा ही न हो सका। और वो ब्याह कर अगले घर सुधार गए जो वालिदैन के घर से मुख्तलिफ हालात में हरगिज़ नहीं था। वहाँ भी ज़िंदगी का ठाव वह सही था जिससे छुटकारे की वो हमेशा मुतमन्नी रही थी, मगर छुटकारा ही नहीं था। तो उन्होंने हालात को खुद अपने बलबूते पर बदलने की ठान ली। बगावत तब्दीली का सबसे मौसर हथियार साबित हुआ करती है। खूबसूरती, पास्ती, नाज़ो अदा से रास्ता हुन सज सवर का मैदान में उतरा तो कदरदानों कमी न हुई। दुनिया में ऐसे मर्दों की कमी नहीं है जिन्हें औरत इशारा करे तो कदमों में लौटने और शराफत के जामे से बाहर आने में देर नहीं लगती। ऐसे लोगों को अपना वक्त रंगीन करना होता और उनकी मुट्ठी और जेब गर्म हो जाती। ये मर्द ख़ानदान में भी होते हैं, अजीज़ व अकारब में मिलते हैं और गली मोहल्ले में पाए जाते हैं, जो वक्त और हालात के मुताबिक सहूलत से मतलब निकालना खूब जानते हैं। कहते हैं गुनाह खुशबू की तरह होता है, फैलने से रोका नहीं जा सकता। उनके ससुरालियों में पहले चहमगोइयाँ फिर मुंह पर खुलकर झगड़े हुए, मगर शर्मिंदा होने वालों में होती तो ये सब करती क्यों? शौहर नाम ने आज शराफत का इज़हार तलाक की सूरत में किया और बच्चियों को भी माँ के सुपुर्द कर। फरीदा बेगम ससुराल से जो जमा पूंजी समेटी वो यही 4 बेटियां जो शक्ल और सूरत में उन्हीं पर थीं और उनके मुस्तकबिल और ऐश इशरत का बेहतरीन स्त्रियाँ थीं। जब तक वो खुद जवान और खूबसूरत नहीं तब तक उन्हें सराहने वालों को कमी नहीं। उन्हीं में से मस्कीन सूरत आदमी से निकाह करके उन्होंने अपने ऊपर से तलाक याफ्ता का लेबल भी उतार फेंका और माशरे में बज़ाहिर इज़्ज़त से जीने लगी। बेटियां उन्हीं की तरह थीं, तरहदार, हसीन और अदाओं के हथियारों से लैस। राह चलतों को मिनटों में सीर करना उनके बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि उनकी तरबियत इस नहज पर नहीं हुई थी। उन्होंने आँख खोलती अपने घर का माहौल भी यही देखा। बस ये एक अबीर थी जिसके मिजाज और फितरत की नेकी और रास्ते उन्हें परेशान कर रखा था। वो ये भी जानती थी माशरे में उन्हें इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता। जब भी कुछ सालों से उन्होंने अंदाज़ बदल लिया था, मुहज़्ज़ब ख़ानदानी उनका बहरूप भरा और अपनी पुश्त पर चंद ताकतवर हाथों की शय पर बहुत इत्मीनान से अपना खेल खेलने लगी। अमीर दौलतमंद लोगों में से किसी न किसी बेटी का रिश्ता तय करती, ब्याह होता और समझदार बेटी मौका मिलने पर वहाँ से सब कुछ समेट लाती और फिर लौटने वालों को उनका निशान तक भी न मिल पाता। सिर्फ यही नहीं, जो शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते वो रात के अंधेरे में लड़की को अपने ठिकाने पर ले जाते थे। ये काम बहुत राजदारी से कई सालों से जारी था। जिन्हें खबर थी वो उस राज को अफशा नहीं करते थे। अगर कभी वो फंसी भी तो उनके ताल्लुकात काम में और वो साफ बच निकलती थी। छोटी बीबी आपको बेगम साहिबा याद करी। वो अपना बैग तैयार करती थी जब मुलाजमा दस्तक देकर अंदर आई। उसकी सभी पेशानी पर शिकनी सी नमूदार हुई। तुम जाओ, आती हूँ मैं। मुलाजमा को भेजकर बोली, ज़्यादा मुतफक्कर सी बैटरी क्यों बुलवाया होगा मॉम ने?
गो कि अभी उसकी छुट्टियां बाकी थी, मगर वो चंद दिन में ही यहाँ के माहौल से घबरा गई थी। बस न चलता था उड़कर वापस हॉस्टल पहुँच जाए। उसने गीले बाल तौलिए की कैद से आज़ाद किए, उन्हें सुलझाया, फिर दुपट्टा ढंग से उड़ती उन कमरे की जानिब चली। यस कम इन। उनकी दस्तक के जवाब माम की मगरूर सी आवाज़ उभरी थी। उन्हें देख कर आपको ये यकीन नहीं कर सकता वो मामूली तालीम याफ्ता गुरबत में पलकर जवान होने वाली वही फरीदा है जो कभी एक आम सी लड़की थी। अब तो उनके रंग ढंग भी बदल गए थे। बैठो। अंदर दाखिल होता देखकर वो जो सेल फ़ोन पर किसी से बहुत भी तकल्फाना गुफ्तगू मसरूफ़ थी, अलविदाई कलमात अदा करके उसकी सिमत मुतवज्जह होती हुई बोली, आपने बुलवाया था। गो कि वो उसकी सगी माँ थी, मगर अभी ने कभी उनके लिए अपने दिल में कोई जज्बा महसूस नहीं किया था। उसकी वजह वाज़ह थी, उसे उनकी अंदाज़ो तवार से ही नहीं, उनकी गुनाह आलू ज़िंदगी से भी नफरत थी। वो उनसे शाकी थी कि उन्होंने अपने साथ साथ अपनी औलाद की भी आखिरत तबाह कर डाली थी। एक्चुअली यहाँ एक फैमिली ही ने हमें अपने पोती की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है। ऐसा है कि तुम आज शाम की इस तकरीब के लिए अनाक साथ जाकर अपना पार्टी वेयर ले आओ, मगर मैं वहाँ जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इंटरेस्टेड ना होना एक अलग बात है और किसी का उनको करना एक यकसर अलग बात। तुम वहाँ जा रही हो, इट्स माई ऑर्डर। ओके, अब वही करो जो मैंने कहा है। उनके लहजे में वाज़ह हुक्म था। बीर कुछ देर होंठ भेजती खामोश खड़ी रही, फिर एक झटके से पलट कर वहाँ से चली गई। वो अनाक साथ मार्केट नहीं गई थी। उसका ख्याल था कि माम एक तूफ़ान उठाएंगी, मगर उसके बरक्स उनकी खामोशी पर उसे हैरत ने आन लिया था। ये हैरत उस वक्त इज़्तिराब और शदीद तासुब में ढल गई जब शाम में माम ने उसका ड्रेस लाकर उसके पास रख दिया था। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है अबीर, और सुनो, आज से तुम्हारी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म। तुम हमारे साथ काम में शामिल हो रही है। सारा की बात गलत नहीं है। मैंने तुमसे ये इम्तियाज़ी सलूक करके तुम्हें ज़्यादा सर चढ़ा लिया है। बस बहुत हो चुकी ये लाड वगैरह, मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। ये बात आप भी सुन लो। उसने तैश में आते हुए कपड़े उठाकर फेंक दिए। माम ने जवाबन सर नज़र उसको कोई देर होंठ भेज कर देखा, फिर जब बोली तो उनका लहजा सख्त। एसपी दिलबार चट्टा को जानती हो, जो पिछले हफ्ते ऐना की बर्थडे पार्टी में यहाँ आया था। तुम एक नज़र देख कर तुम पर मर मैंने उसको इनकार दिया तो वजह यही थी कि मैं तुम्हें हर्ट करना चाहती थी, ना ही एकदम से इस रास्ते पर डाल देना। मैंने तुम्हारे लिए साफ़ सुथरा रास्ता चुना, याद रखो। और तुमने अब फिर अकड़ दिखाने की कोशिश की तो मैं आज रात ही चट्टा को यहाँ बुलवा लूँगी। एक रात की वो मुझे कम से कम 50,000 हंस के दे सकते हैं, मगर मैं ये सौदा सिर्फ एक रात का नहीं करूँगी। उनके लहजे की संगीनी ने अबीर की आवाज़ सलब कर दी थी और चेहरा बिल्कुल फक कर डाला। निगाह के सामने 65 साल दिलबर चट्टा घूम गया, जिसकी आंखों में वहशत और खबासती अबीर से चंद मिनट उसका सामना मुहाल हुआ था। वो गावा सरकशी और तनफ़ुर की जज्बात खौफ की चादर में जा छुपे थे। उसकी जगह लाचारी और बेबसी ले ली। वो लड़खड़ाते कदमों से पलटी तो मोम का लाया ड्रेस उसके हाथ में था और आंखों में बेतहाशा नमी। बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट थी। घास और पेड़ पौधों को ज़र सफ़ेद रोशनी ने बहुत दिलफ़रेब और खूबसूरत तासुर अता किया था। दिलकश खुशबुएं माहौल का हिस्सा बनी हुई थी। एक साइड पर खाने की टेबल तरतीब से लगी हुई थी। वसी रकबे पर फैला लॉन और सफ़ेद संगमरमर की शान से सर उठाए खूबसूरत रिहाइश का अपने मकीनों के आला ज़ौक़ की खमास थी। लॉन के सब्ज़ार पर ही तकरीब का इनेकाद था, जो बहुत आला पैमाने पर किया गया था। रंग बू का एक सैलाब गोया वहाँ उमड़ आया था। वो ऐसी तकरीबात की मुश्ताक थी ना आदि। जब भी उसने अपने लिए वो कोना मुंतखब किया था जो कदरे अलग थलग था, लतात भर की कमकमों की रोशनी वहाँ तक आते आते इतनी मान पड़ जाती थी कि बहुत कुछ वाज़ह दिखाई भी ना देता था। उसने माहौल से फ़रार की खातिर ही सर उठाकर आसमान को दास और मुज़म्मिल नज़रों से देखा, गोया अल्लाह से अपनी माँ के सलूक की शिकायत कर रही। आसमान पर बादल छाए थे। जब भी तिरकी महसूस हुई थी उसने सर फिर से झुकाया लिया। ऐना सारा और नामौल पूरी तरह से रची बसी हुई थी। यकीनन उनका वहाँ पहले तारुफ था, जब भी बेतकल्फ़ी से घूम फिर रही थी। ऐसा ना भी होता था। अभी खुद को उजागर करने और अहमियत पाने की तमाम सलाहियत उसे माला माल थी। और अच्छा, तो आप मिसेस बाजवा की साहबजादी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। वो जो कोई भी था ना से हम कलाम था। जवाबन वो तफाखराना अंदाज में हंसी तो गोया फ़िज़ा में घंटियाँ सी बाज उठी। अबीर ने चौंक कर देखा और कुछ पल को मुंजमद हो गई। वो वही नौजवान था जिसे उसने खिड़की से बाहर सड़क पर गुलाबों की कुंज के पास झुके देखा था और जिसके मुतल्लिक सारा ने अपने इरादे बतलाकर उसे हवास बाख्ता कर दिया। वो आज इस रोज़ भी से भी ज़्यादा शानदार और जी लग रहा था। कैसे हैं आप उसामा मलिक साहब? वो मुस्कुरा कर गोए, लोग कहते हैं हैंडसम हूँ, डैशिंग हो, आप क्या कहती हैं? और ना जवाब में इसकी सैजती एक बार फिर समातों में घंटियों की आवाज़ गूंजी। उसने अपनी जगह पर पहलू बदला था। आगे पेश आने वाली सूरत उसे अभी से बेचैन कर रही थी। वो वही हुआ था। आज आपको एक ख़ास हस्ती से मिलाना था। हमारी यंगस्टर सिस्टर अबीर कमाल हसन अना उसके हमरा अबीर के पास चली आई थी। अबीर के चेहरे पर घबराहट का बड़ा फितरी गलबा छाया था, जिसमें बेबसी के साथ कन्फ्यूजन भी वाज़ह थी। इन सब रंगों ने मिलकर ही उसकी मासूमियत भरी खूबसूरती का अनोखा और दिलनशीन सा निखार बख्श दिया था। उसामा मलिक नीम तारीकी मोमी शमा की माने जगमगाती इस वहशत ज़दा हिरनी की
तरह नज़र आती लड़की को बेहद दिलचस्पी से देखा। तबीर ये उसामा मलिक के मलिक साहब के छोटे साहबजादे बिजनेस टाइकॉन हैं। जनाब अनाट लाख का तारुफ का मरहला निभा रहे थे। अबीर उस खसूसी तारुफ के पीछे छुपे प्रोग्राम की आलूदगी और पेचीदगी के साथ मकरूह इरादों को जानती थी। जब भी ना निगाह उठाई थी ना सर, और यूं ही होंठ को चलती रही थी, और उसामा मलिक की आंखों में से ग्रेजा और कन्फ्यूज लड़की के लिए दिलचस्पी और पसंदगीदी का अंदाज बढ़ता जा रहा था। आप ना की रियल सिस्टर हैं। उसामा मलिक की निगाहें उसकी उठती गिरती लांबी पलकों पर जमती। ना उसे सामू के पास छोड़ खुद किसी बहाने से वहाँ से सिरक गई थी, और अब अबीर की गोया जान पर बन आई थी। उन निगाहों की वारफ्तगी ने उसके आसान ख़ता काट दिए थे। उसके लिए दिए अंदाज़ और जवाब के बावजूद उसामा मलिक उससे गुफ्तगू मसरूफ़ रहा था। फिर उसके बाद भी वो जितना बची उसामा मलिक की निगाहों ने उसे हर जगह खोजा था। केक कटने के बाद उसका तारुफ बिलखुसूस अपने वालिदैन से कराया था। वो जितनी मुस्तरब और जज्बात होती रही थी, ऐना वगैरह उसी कदर मुतमईन नज़र आ रही थी। उनका तीर निशाने पर बैठा था। उसामा मलिक एक तगड़ा शिकार था और आराम से फंसने को खुद तैयार भी। फिर मॉम की ख्वाहिश और तवक्का के मुताबिक मिसेस मलिक उसामा का रिश्ता लेकर उनके यहाँ पहुँच गई थी, और मॉम अपनी सारी खुशी छिपा कर बज़ाहिर हीलो हुज्जत से काम ले रही थी। मुझे तो आपकी सारी बच्चियाँ प्यार लगी है माशाल्लाह। मगर उसामा की ख्वाहिश अबीर के लिए वो रख रखाव वाली ख़ानदानी औरत थी। उनकी बात करने के अंदाज में बहुत स्वभाव और रवादारी थी। मॉम को क्या एतराज़ हो सकता था। वो खुद हथेली पर सर सजमाना चाहती थी, मगर ये मामला रसाल तहम्मुल का मुतकाज़ी था। उतावलेपन का मुज़ाहरा खेल बिगाड़ भी सकता था। जब भी उन्होंने कुछ पस पेश से काम लिया, कुछ मजबूरियों का रोना रोया, बड़ियों को छोड़कर छोटियों को नहीं कर सकती वगैरह वगैरह, और बिलाखिर उनको कई चक्कर लगवाने के बाद हाँ कर दी। ये सब कुछ बाला ही बाला हुआ। बात तय होने के बाद अबीर की खबर हुई तो सही मानो में उसके आवाज़ों पर बिजली सी गिर पड़ी। इतने शानदार शख्स को धोखे देने का ख्याल ही बेकरार कर देने को काफ़ी था। वो तिलमिलाई हुई मॉम के पास आकर बरस पड़ी। मैंने आपसे गुजारिश की थी मॉम कि मुझे इस खेल से अलग रखिए, और मैंने तुम्हें इस गुजारिश पर कान नहीं धरा। खबरदार जो तुमने कोई फजूल हरकत की, वरना याद रखना दूसरा रास्ता हमेशा खुला रहेगा। और महज धमकी मत समझना। ये उनका ऐसा हथियार था जैसे वो उसे हमला से कबल ही ज़ख्मी कर दिया करती थी। वो एक बार फिर ख़ुद को लाचार महसूस करने के सिवाय चुप साध लेने के उसके पास कोई चारा नहीं था। सोचती चुप साध दी। फिलवक्त वो कोई फ़ैसला करने से कासिर रही थी। वो दिन भी आ ही गया जब वो ब्याह कर उसामा का हमरा उसके वेल फर्निश्ड घर में आ गई थी। मिसेस मलिक ने बेटे के लिए दिल खोल कर पैसा खर्च किया। वो जोड़ा जो उसे निकाह के मौका पर पहनाया गया था कमोबेश 1 लाख की मालियत का था। लोग उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे, मगर अबीर का दिल इस ड्रामे पर से सकता रहा था। वो अजीब सी बेकसी और लाचारी मुब्तला रही थी। कई बार चाह उसामा सारी हकीकत कह दे, मगर एक अजीब से खौफ ने उसकी ज़बान को सलब कर दिया था। वो कुछ भी नहीं कह सकती। और ये दिन आ गया था। मॉम के अलावा सारा, अन्ना और ऐना ने भी उसे खूब पट्टियाँ पढ़ाई थी। किसी को उल्लू बनाकर मतलब निकालने की तीर बहादुर तरीके सिखाए गए थे। वो बेबसी की तस्वीर बनी उन्हें देखती रही थी। बस कुछ दिन है, फिर उसके बाद तो तुमसे भी परसाई और मासूमियत का टैग उतर जाएगा। फिर तुम पर भी बदकिरदारी का ठप्पा लग जाएगा। मेरे गिरबान पर हाथ डालने वाला कभी सुकून से नहीं बैठ सकता। अबीर बेगम फिर तुम्हें कैसे माफ़ कर देती। आज के बाद तुम्हें हमें हकारत की निगाह से ना देख सकूँगी, ना हम पर उंगली उठा सकूँगी। तुम में और हम में आज के बाद कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। उसकी रुखसती के वक्त सारा ने उससे गले मिलने के बहाने नज़दीक आकर इतनी हकारत और नफ़रत से कहा था कि वो बस फटी फटी आंखों से तकती रह गई। उसकी आंखों में उतरे आंसू तक ठिठर गए थे। सारा इस कदर मुंतके मिजाज हो गई, ये उसके तसव्वुर में भी नहीं था। हुस्न अफसरदा हो तो उसकी कशिश और भी बढ़ जाती। आप मुझे बहुत अलग और ख़ास लगी थी जब मम्मा के सामने मैंने आपका नाम रखा था। वो अपनी सोचों में इस कदर दूर तक चली गई थी कि उसामा कब कमरे में आज खबर न हो सकी। जब वो बहुत बुरी तरह से हड़बड़ा गई थी। उसकी घबराहट को महसूस करके उसामा मुस्कुराया था। फिर उसका हनाई हाथ अपने मजबूत हाथ में लेकर आहिस्तगी से दबाया। बहुत खामोश बल्कि उदास है। क्या आपको मुझसे ताल्लुक़ इस्तवार होने की खुशी नहीं है? उसने घबरा कर पलकें उठाई थीं। वो उसे ही देख रहा था। अंदाज में बेतहाशा शरारत भरी हुई थी, गोया मकसद उसकी तवज्जो हासिल करना था किसी भी तरीके से, और वो इसमें कामयाबी हासिल करके फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अबीर बुरी तरह से जब भी थी, बल्कि शर्मगेई अंदाज में लरस कर झुक गई। वक्ती तौर पर ही सही, मगर वो उससे इज़्तिराबी कैफियत से निकल आई जिसका शिकार थी। बहुत खूबसूरत लग रही है। वो भारी भरकम लहजे में की गई तारीफ पर अबीर का दिल अपनी धड़कनें उलट पुलट करने लगा। रोनमाई का गिफ्ट जुड़वाओ कंगन पहनाते उसामा ने बहुत मुलायमत से उस बाजू में भर लिया था। उससे एक रात का मैंने बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया था अबीर। तुम जानती हो, जब से तुम्हें देखा था मैंने सही मानो मेरी नींदें उड़ गई थी। उसामा का जज्बात शिद्दत से चूर था और धीमा होता बिलाखिर से गोशी में ढल गया था। अबीर की आंखें जाने किस जज्बे के तहत भर आई थी। भला वो इतनी इज्जत अफजाई और मोहब्बत के लायक कहाँ थी? क्यों रो रही है? उसामा ने उसके आंसू की नमी को महसूस करके बेचैनी से सवाल किया। अबीर ने कहा भर के उसे देखा
स्याह शेरवानी वो हमेशा से कहीं बढ़कर शानदार और खूबरू नज़र आ रहा था। वो आंसू की वजह पूछ रहा था और वह वजह बतलाने लायक नहीं थी। उसने होठों को बाहम भेज लिया और रात धीरे धीरे भीगती चली गई थी। अगले दिन उसामा ने उसका तारुफ अब्दुल्ला और ज़ारा से कराया था, जो उसके बड़े भाई की औलाद थी। बड़े भाई शहराज मलिक और उनकी वाइफ की रोड एक्सीडेंट में 2 साल कबल वफ़ात हो गई थी। तब उसामा ने दोनों बच्चों को अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। मैं चाहता हूँ अभी तुम इन बच्चों की माँ का किरदार अदा करो, इनसे वैसी मोहब्बत कर जैसे कोई माँ अपनी औलाद से करती है। करोगी ना? और अभी ने पूरी आमादगी सर इस बात में हिला दिया था। इस एक रात में वो फैसला कर चुकी थी कि वो उसामा को धोखा नहीं देगी, चाहे माम उसे कितना ही उकसाएं। उसामा खुद मुनासिब अल्फाज में अपनी सफाई पेश कर सकती थी, वो उससे दरख्वास्त कर सकती थी, वो उसे उन गलत लोगों से बचा ले। सुबह नमाज के बाद दुआ में भी उसने रब करीम से यही इल्तिजा की थी और उससे पूरा यकीन था खुदा उसकी फरियाद को रद्द नहीं करेगा। अपने रास्तों पर चलने वालों का वो खुद मददगार हो जाया करता है। रस्म के मुताबिक उसामा से मोम की तरफ मिलवाने को लाया था, तो उसके अंदाज में वाज़ह बेदिली थी। मोम ने उससे निगाहों में कुछ सवाल किए थे, मगर वो नज़रें चुरा गई थी और मोम इतनी जज्बस हुई कि अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गई। जब भी उन्होंने बहाने से उसे वहाँ से हटा दिया था। अबीर बेटा देख न ज़रा, ऐना ने अभी तक चाय क्यों तैयार नहीं करवाई? वो जानती थी बात बनती न देखकर उन्होंने उसे समझदार और यार बेटियों के नरगे में तैयार है, जो लाजमन उससे असल बात उलगुलवाएं। जब भी वो किस कदर डिस्टर्ब हुई थी, उसामा के सामने इनकार की पोजीशन में भी नहीं थी, इसलिए उठकर बाहर तो आ गई, मगर ऐना के पास जाने का उसका कतई इरादा नहीं था। मगर वो सब तो जैसे उसके ताक में थी। उसे बाहर आती दबोच कर गोया सवालात की बिछाड़ कर दी। का कुछ हाथ आ गया? तुमने उसकी जायदाद और बैंक बैलेंस वगैरह की मालूमात ली हैं? उसामा ने रोनमाई में क्या दिया वो साथ ले आना था, ज़ाहिर है कीमती चीज़ होगी, जेवर भी किसी बहाने से उठा लाती। इस तरह तो करना होता है, क्या पता तुम कितनी देर वहाँ हो। वो लाताल्लुक बनी होंठ पेचे से लगती आंखें झुकाए खड़ी रही, गोया तहिया कर ले था उनकी किसी बात का जवाब नहीं देना। जब इशारा को जैसे आग लगी, तुम हमारे साथ हाथ नहीं कर सकती, याद रखो तुम्हारे लिहाज से हमारे रहम करम पर तुम्हारी हैसियत बहरहाल किसी कठपुतली से ज़्यादा नहीं है जिसको डोर हमारे हाथों में परसाई का ड्रामा रचाने की ज़रूरत नहीं। बस जितनी जल्दी हो सके अपना मकसद हासिल करो, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। और सुनो, कोशिश करने से उसामा से दूर रहने की, ऐसा ना हो कि वहाँ से लौटो तो उसके बच्चे की जंजीर तुम्हारे कदमों में पड़ चुकी हो। अबॉर्शन वगैरह के जदीद तरीके के बावजूद फ़िक्र करना हो जाया करता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सारा ने गुस्से में से घूरते हुए हुक्का दिया। वो पत्थर की मूर्ति की तरह बेतासुर नज़रों से तकी। माम चाय का कह रही हूँ? कुछ देर बाद वो बोली तो उसका लहजा उसके चेहरे की तरह सपाट था, यूँ जैसे उनकी बात किसी बात को सेहरे से सुना ही ना हो। अपनी बात मुकम्मल करके वो उनकी तलमलाहट देखने को रुकी नहीं थी। पलट कर किचन से निकली तो उसामा को दरवाजे के बाहर मौजूद पाकर उसे लगा था किसी ने यकलख ज़मीन उसके कदमों तले से खींच लिया। कौन हो तुम? मैं सिर्फ सच सुनना चाहूँगी, याद रखना अगर तुमने गलत बयानी की तो मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में बिगाड़ सकता हूँ। उसका चेहरा उसामा के सख्त हाथों की बेरहम गिरफ्त में था। वो लहजा इतना सवाक और संगीन था, जबकि चेहरे के तने हुए उजलात उसके कहर व गज़ब के गवाह थे। अबीर की तो उसी वक्त रूह कब्ज़ हो गई थी। गोया जब उसने किचन के बाहर उसामा को मौजूद पाया तो वो बेकसूर होते हुए उसके अताब का निशाने बनने को रह गई थी। वो उसे वापस लेकर आया तो बेडरूम में आने तक पता नहीं कैसे खुद पर ज़ब्त के कड़े पैरे बिठाए रखते। उसके बाद वो कोई वहशी जुनूनी इंसान जो बीर के मुँह से रुखराहों की सूरत निकलते सच पर आपे से बाहर होता उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा था। बीर के दिल दिमाग पर मुजरमाना बोझ धरा था। जब भी उसने कुछ छुपाए बगैर सब कुछ उसके सामने खोल कर रख दिया था, मगर जब उसने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए तभी वो विफल उठा। तो ये प्लान था तुम्हारा जिसके तहत तुमने मुझसे शादी की? बद किरदार और उसका हाथ उठाता तो फिर रुकने में नहीं हारता। अबीर पिटते हुए भी अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करती रही। जब भी वो कुछ और गज़बनाक, तुमने धोखा दिया मुझे उसामा मलिक को। हाउ डे यू? वो जैसे तौहीन से पागल हो रहा था। नहीं, मैं तो आपसे शादी भी नहीं करना चाहती। बकवास बंद करो फाहिशा औरत, तुम अगर उनके प्लान में शामिल ना होती तो इस तरह साज धज कर मुझे उलझाने क्यों आती? और मैं कितना अहमक था, कितनी आसानी तुम्हारे जाल में फंस गया। वो दांत भेज कर अबीर उसकी वहशत के आगे सरासिमा होने लगी। वो कितनी देर जैसे खुद ही होंठ बेचकर और टहल कर अपना गुस्सा ज़ब्त करता रहा था, फिर पलट कर बाहर निकल गया। तबीर वहीं बैठकर सिसकने लगी। उसके होंठ के ज़ीरे किनारे से खून जारी हो गया तो गर्दन पर गहरी खराशें थी, जो उसामा के तशद्दुद का नतीजा थी। उसकी ये सरासिमी अभी इस तरह से घेरे हुए थे। जब वो फिर उसके पास चले, उठो तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। उसने अबीर के पास रुक कर उसे ठोकर मारती को पहले ठिठकी, फिर सख्त वहशत ज़दा सी हो, कहाँ आप कहाँ लेकर जाएंगे मुझे? कितना खौफ था उसकी निगाहों में। जवाब में उसामा की आंखों में सिर्फ कहर नहीं उतरा, तस्दीक भी उतरा। तुम हो इस काबिल कि मैं तुम्हें अपने इरादे बताऊँ? हाँ। वो आंखें निकाल कर आया और बीच शर्म से गड़ने लगी। फिर वो एक लफ्ज़ नहीं बोली थी और अगले चंद घंटे वो इस हवेली में आगे दी जहाँ उसकी हैसियत शायद मुलाजमों से भी बदतर थी, या फिर किसी कैदी की जैसी। वो अपने मुस्तकबिल और सज़ा के मुतालिक फ़िलहाल आगाह नहीं हो सकती। उसके किस्मत से शिकवा नहीं था। अक्सर वालिदैन की गलती खमियाजा औलाद को भुगतना पड़ता है।
ये तुम्हारे करतूतों की बहुत मामूली सज़ा। मैं चाहता तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता, मगर मैं बेगैरत नहीं हूँ। जैसे भी सही, मगर तुम मेरी बीवी बन चुकी हो और इस भूल में भी मत रहना कि मैं तुम्हें तलाक दूँगा ताकि तुम फिर से गुलछड़े उड़ाने लगो। ये है वो जगह जहाँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बाकी मादा दिन गुजारने। वो उस हवेली के जिस कमरे में लेकर आया था, उसमें ज़िंदगी की हर सहूलत थी, मगर बाहर की दुनिया से राब्ते को एक खिड़की तक नहीं थी। दूसरे लफ्ज़ों में उसे ज़िंदान में डाल दिया गया था। जो कुछ तुमने किया उसके बाद अगर मैं तुम्हें कत्ल भी कर देता तो ये तुम्हारी गुनाह आलूदा ज़िंदगी पर एहसान होता, मगर मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता था। कितनी हकारत थी उन आँखों में जिसमें अभी ने कभी अपनी मोहब्बत के सुनहरी रंग उतरते देखे थे। तो उसने आंसू चमकती आंखों झुका ली। उस मौके पर कुछ कहकर वो उसके गुस्से को हवा नहीं देना चाहती थी। फिर उसे छोड़कर खुद वापस चला गया था। अबीर के लिए ज़िंदगी जितनी भी तंग हुई थी, मगर ज़मीर पर कोई बोझ नहीं था। वो मुतमईन थी खुदा के यहाँ उसकी दुआएं मुस्तजाब ठहरी थी और उसे गुनाह से आलूदा रास्तों से बचा लिया गया था।